हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज निबंध लेखन में हम सब नदी की आत्मकथा लिखना सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब निबंध लेखन पढ़ेंगे। निबंध लेखन निबंध लेखन में आप जानते हैं कि 5 प्रकार हैं। उन पांचों प्रकारों में आज हम सब आत्मकथा पढ़ेंगे। आत्मकथा। आज का हमारा जो निबंध का विषय है वह है नदी की आत्मकथा। नदी की आत्मकथा। परीक्षा में महाराष्ट्र बोर्ड में यह 7 मार्क का 7 मार्क का पूछा जाता है और केवल पॉइंट दे दिया जाता है, मुद्दे नहीं होते हैं। आपको अपने मन से उन मुद्दों की कल्पना करनी होती है, उन मुद्दों के बारे में विचार करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हम नदी की आत्मकथा लिखने जाएं तो हमें दिमाग में रखना चाहिए। तो क्या मुद्दे हो सकते हैं? कभी भी आत्मकथा लिख रहे हैं या कोई निबंध लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में निबंध लेखन के नियम में वहाँ और निबंध लेखन के प्रकार में मैंने बताया है कि कौन सा निबंध किस तरह से लिखना चाहिए। तो पहला मुद्दा जो हमारा होगा वह होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना अर्थात भूमिका, शुरुआत। और अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस निबंध की भूमिका किस तरह से हमें करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पे जब प्रस्तावना में आप जाएंगे तो यहाँ प्रस्तावना में आप इन बातों का उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ पे परिचय देते हुए, जैसे मैं कौन हूं। अपना परिचय वह देगा जिसकी आत्मकथा हम लिख रहे हैं। दूसरा होगा जन्म व विकास। किसी भी निबंध में ये मुद्दे हो सकते हैं। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है आपको कि जन्म कहाँ पर हुआ और विकास कैसे कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से गुजरी वह, उसके बारे में। तीसरा जो हमारा मुद्दा होगा और वह मुद्दा है उपयोगिता। नदी के बारे में अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे उपयोगिता लिखेंगे। उपयोगिता व संघर्ष। केवल मानव के जीवन में ही संघर्ष थोड़ी न है, सभी के जीवन में संघर्ष होते हैं। चौथा हमारा जो पॉइंट होगा वह पॉइंट हमारा होगा उपसंहार अर्थात समापन, जिसे आप समापन कहते हैं। अब उपयोगिता में अर्थात अब यह नदी है तो नदी की क्या उपयोगिता है, उससे हमें क्या लाभ मिल रहे हैं, क्या फायदे हो रहे हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और साथ में ही वह जब आगे बढ़ती है तो कौन कौन सी परेशानियां पैदा होती हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना नदी को करना पड़ता है। साथ में उपसंहार अर्थात उसके खुद के विचार,
मानव के बारे में, इंसानों के बारे में, अपने बारे में क्या कुछ है, इसी पे हम लोग अपना प्रकाश डालेंगे। तो आइए अब लिखना शुरू करते हैं। ये मुद्दे आपको एग्जाम में नहीं दिए रहेंगे, या आपको खुद ही विचार करने होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब उस मुद्दे के आधार पर हम अपने निबंध को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने कहा था, पहला मुद्दा हमारा प्रस्तावना में होगा, जिसमें हम यह बताने वाले हैं कि मैं कौन हूँ, अर्थात जिसके ऊपर हम निबंध लिख रहे हैं वह है कौन। ध्यान रखें, आत्मकथा या मैं की शैली में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। दूसरी बात, इसमें वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों होता है। जब पुरानी घटनाओं को वह बताएगा तो वहाँ पे भूत होगा, जब वर्तमान के बारे में बात करेगा तब वर्तमान होगा, भविष्य के बारे में वह क्या सोचता है तब भविष्य होगा। तो पहले भाग में, पहले परिच्छेद में यहाँ पर निबंध किसके बारे में लिखा जा रहा है उसका परिचय वह खुद देगा कि वह है कौन। मैं नदी हूँ। नदी इस शब्द से तो आप परिचित ही होंगे। क्या आप मेरे बारे में और जानना चाहेंगे? मैं कौन हूँ, कहाँ से आती हूँ, मेरा क्या महत्व है? तो चलिए आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। अब यहाँ पे नदी ने क्या किया? यहाँ पे नदी ने अपना परिचय देना शुरू किया। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए पुस्तक की आत्मकथा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हैं मैं पुस्तक हूँ। पुस्तक इस शब्द से तो आप परिचित ही होंगे। क्या आप मेरे बारे में और जानना चाहेंगे? मैं कौन हूँ, कैसे मैं बनी हूँ, मेरा क्या महत्व है? तो चलिए आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पर किसी की भी आत्मकथा लिखते समय ये जो बातें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं, लिखी हुई हैं, आप उसको ही सभी निबंधों में, आत्मकथाओं में थोड़ा कम ज़्यादा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नदी कौन है वह अपने बारे में बता रही, अपना परिचय उसने दिया कि वह एक नदी है। ध्यान रखिए, आत्मकथा में आप जो विषय दिया गया, जो टॉपिक दिया गया है, वह खुद होना पड़ता है, अर्थात वह जैसे खुद ही अपने बारे में बता रहा हो। एक कोटेशन, एक सुविचार डालते हैं, कविता की पंक्ति डालते हैं, और यह कविता की पंक्ति लगभग आप हर एक आत्मकथा में डालिए। संघर्षों से भरी है मेरी कहानी, सुनोगे तो आएगा आंखों में पानी। आप यह सुविचार, यह कविता की पंक्ति हर एक निबंध में अवश्य डालें, इससे आपका मार्क जो है वह बढ़ जाता है। अब यहाँ पे अभी हमारा पहला पैराग्राफ पूरा हो चुका है, जिसमें हमने कहा कि वह कौन है, अपने नाम के बारे में शॉर्टकट में अपने बारे में बता देगी। अब वह अपना पूरा परिचय, कि जन्म कहाँ पर हुआ और उसका विकास कहाँ से हुआ, इसके बारे में नदी खुद बताएगी। अगर यहाँ पर नदी की जगह पुस्तक रहती, या फूल रहता, या सैनिक होता, या किसान होता, या शिक्षक होता, तो वह शिक्षक के रूप में बात करता। नदी है तो नदी के रूप में। अब देखते हैं यहाँ पे वह अपने जन्म और विकास के बारे में नदी क्या कहती है। मुझे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे नहर, सरिता, तटनी, प्रवाहिनी आदि। ये नदी के नाम हैं, अलग अलग नामों से हम उसे जानते हैं। मैं मुख्यतः अर्थात मूल रूप से, स्वभाव से चंचल हूँ। चंचल स्वभाव होना अर्थात एक जगह नहीं रुकना। हम सब जानते हैं कि गति ही नदी का जीवन है, पर कभी कभी मध्यम भी हो जाती हूँ। मध्यम अर्थात धीमी गति में। मैं बिना रुके निरंतर कल कल करके बहते हुए सागर में मिल जाती हूँ। मेरी उत्पत्ति पर्वतों से पिघलने से हुई। अब यहाँ पे वो अपना परिचय दे रही है, मतलब कि वह अपने जन्म के बारे में और अपने विकास के बारे में बता रही है। मेरी उत्पत्ति मतलब जन्म पर्वतों में बर्फ पिघलने से हुई थी।
यह तो आप जानते ही हैं कि जब अधिक मात्रा में बर्फ पिघलती है तो वह बर्फ पानी का रूप धारण करके बहता है और वही नदी का रूप ले लेती है। पिघलने से हुई थी। प्रकृति में ने मुझे प्राणियों के उद्धार के लिए बनाया है। मेरा मुख्य कार्य जीवों को जल प्रदान करना है। मेरा बहाव कभी तेज तो कभी धीमा होता है। मैं कभी संकीर्ण तो कभी चौड़ी हो जाती हूँ। संकीर्ण मतलब तंग, यानी बहुत पतली, यानी उसका जो पानी का बहाव है वह कम हो जाता है, चौड़ाई कम हो जाती है नदी की। कभी संकीर्ण तो कभी चौड़ी हो जाती हूँ। मेरे मार्ग में बहुत अड़चने और रुकावटें आती हैं। अड़चने अर्थात परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें आती हैं। मेरे मार्ग में कभी पत्थर, कभी कंकड़ तो कभी चट्टान आती है। तो कौन कौन सी परेशानियां उठानी पड़ती है नदी को भी वह बता रही है खुद ही, परंतु मैं कभी ठहरती नहीं हूँ। ठीक इसी तरह से आप पुस्तक की आत्मकथा लिख रहे हैं तो भी वहाँ पे है, सैनिक की आत्मकथा है तो वह भी है कि उसका किस जन्म कहाँ पर हुआ और किस तरह से वह सैनिक के रूप में अपना जीवन जी रहा है, उसका वर्णन वहाँ पे कर सकते हैं आप। मैं सभी बाधाओं को पार करती अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती रहती हूँ। मैं जहाँ से भी गुजरती हूँ उसे हरा भरा व उपजाऊ बना देती हूँ। यह तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर अपना परिचय नदी दे रही है। दूसरा जो मुद्दा है हमारा कि नदी का जन्म व विकास, तो कैसे कैसे विकास हुआ है, क्या कुछ वह कर रही है, उसके बारे में है। उपजाऊ बना देना अर्थात वह जमीन बंजर से वहां पर उपजाऊ बना देती, कुछ भी पैदा होने लगता है। आगे बढ़ते हैं और वह है पहाड़ों से बाहर निकलते समय मेरा रूप बहुत छोटा होता है। यह तो आप जानते ही हैं कि जब निकलती है नदी तो बहुत पतली रहती, बाद में चौड़ी होती जाती, उसका किनारा चौड़ा हो जाता है, छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ मैं बड़ी होती जाती हूँ। लोग मुझे माता के रूप में पूजते हैं तथा मुझे जीवन दायिनी मानते हैं। जीवन दायिनी अर्थात जीवन देने वाली। आप जानते हैं जल का स्रोत होती हैं नदियाँ, इसलिए हम उन्हें जीवन दायिनी मानते हैं। कई जीव मुझ में पनपते हैं यानी पैदा होते हैं, मुझ में रहते हैं और अपने जीवन का संचालन करते हैं, मतलब अपना जीवन जीते हैं। मैं प्राणियों के लिए बहुत ही उपयोगी हूँ। मेरे जल का उपयोग बिजली पैदा करने तथा खेतों की सिंचाई करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। अब यहाँ तक नदी के जन्म और विकास के बारे में रहा। नदी ने यहाँ पर खुद ही बताया कि उसका जन्म कैसे हुआ और उसका विकास कहाँ कहाँ से कैसे हुआ। अब अगले तीसरे मुद्दे में जो कि महत्वपूर्ण है कि उसकी उपयोगिता क्या है, उसके संघर्ष क्या है, किन बातों से वह दुखी होती है, क्या कुछ नदी झेलती है, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह आगे हम लोग लिखेंगे। विद्यार्थियों, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि नदी का परिचय क्या है। उसने अपने बारे में खुद बताया अपनी आत्मकथा में कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से उसका जन्म हुआ। उसके बाद हमने अब दूसरे वाले भाग में, दूसरे मुद्दे में यह देखा कि नदी का जन्म कहाँ से हुआ, विकास कहाँ तक हुआ। पहले में जहाँ परिचय देखा वहीं पे उसका विकास देखा, उसका जन्म देखा। अब अगले वाले मुद्दे में हम नदी की उपयोगिता को देखेंगे। नदी की उपयोगिता या प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं उनकी उपयोगिता के बारे में कहा गया है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते,
नदियाँ अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीती हैं। इसी तरह से जो सज्जन लोग हैं वे दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों की सेवा के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं और कार्य करते हैं। नदियाँ भी उसी तरह की परोपकारी होती हैं, उनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। नदियाँ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की परिचायक होती हैं। आइए अब हम लोग अगले में नदी की उपयोगिता के बारे में देखते हैं। इसी तरह अगर आप पुस्तक की आत्मकथा लिख रहे हैं तो वहाँ पुस्तक की उपयोगिता के बारे में आप लिखें। कंप्यूटर की आत्मकथा लिख रहे हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर की आत्मकथा के बारे में लिखें। इसी तरह से किसी का भी आप लिख रहे हैं, आत्मकथा लिख रहे हैं तो उसकी उपयोगिता के बारे में अंत में आपको तीसरे पॉइंट में लिखना चाहिए। देखते हैं नदी क्या कहती है अपनी उपयोगिता के बारे में। मेरी उपयोगिता को देखकर लोग मुझे माता कहने लगे। बिल्कुल सही है। जैसे माँ होती है कि जन्म देने वाली माता, वह हमारा पालन पोषण करती, हमारे सुख दुख में सुखी और दुखी होती है, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करती है। उसी तरह से हम उसमें कुछ उसका उपयोग मानते हैं, इसलिए माता कहते हैं, माँ कहते हैं। इसी कारण हमने नदियों के उपयोग को, उसके महत्व को देखा, समझा, जाना, इसीलिए हम उसे क्या कहने लगे, माता कहने लगे। वनस्पतियां जन्म से ही मेरी संगनी है। संगनी मतलब साथी, सहेली। आप जानते ही हैं कि नदियों के भीतर अनेक प्रकार की वनस्पतियां पैदा होती हैं। मैदानी भागों में मेरे किनारे पर अनेकों वृक्ष उग आए। समय जब बीतता है तो नदी के किनारे के जो क्षेत्र है, स्थान, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ उगाती हैं। एक एक करके असंख्य बस्तियाँ बन गई। बस्ती बन जाना अर्थात लोगों का निवास स्थान निर्मित होना। धीरे धीरे करके लोगों को लगा कि यार यहाँ पे रहेंगे तो हमेशा पीने के लिए जल मिलेगा, खाना बनाने को जल मिलेगा। इस कारण नदी के किनारे समय बीतने के साथ ही बहुत सारे लोगों ने अपना निवास स्थान बना लिया। जल का प्रमुख स्रोत होने के कारण मेरे तट मतलब किनारे पर अनेकों नगरों और शहरों की उत्पत्ति हुई। आप जानते हैं कि जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है। तो यहाँ पे जल का प्रमुख केंद्र, प्रमुख स्रोत जो है वो नदियाँ होती हैं। इसका महत्व मनुष्य जानता है, इस कारण उसके किनारों पर अनेक शहरों और नगरों की स्थापना हुई। नगर जो हैं वो शहरों से छोटे होते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें, कोलकाता की बात करें, प्रयागराज की बात करें, काशी की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो आदि जो पुराने शहर हैं वो नदियों के किनारे पर ही बसे हुए। उत्पत्ति होना अर्थात जन्म होना, कालांतर में अर्थात समय बीतने के साथ, समय बीतने पर, कालांतर में मेरे किनारों पर कल कारखानों व उद्योग धंधों की स्थापना हुई। समय बीता जैसे जैसे वैसे ही नदियों के किनारे, पहले समुद्र का इतना महत्व नहीं था, नदियों का महत्व था, तो नदियों के किनारे जो है कल कारखाने स्थापित किए गए, अर्थात मशीनें बनने लगी। कल कारखाने अर्थात मशीनों को निर्मित करने का कारखाना व उद्योग धंधों की स्थापना हुई, उनकी शुरुआत हो गई। आप जानते भी हैं कि जहाँ पे नदियाँ इत्यादि हैं वहाँ पे ज़्यादातर कल कारखाने स्थापित होते। वर्तमान समय में समुद्र के किनारे होने लगे हैं। मेरी सहायता से लोगों के व्यापार में वृद्धि हुई। बिल्कुल, नदियों में हम नाव चला करके यहाँ से वहाँ वस्तुओं को, सामान को आसानी से ले जाने आने लगे। इस कारण से लोगों का व्यापार बढ़ने लगा। मेरा आधार मतलब सहारा, आधार पाकर लोग गायें, भैंसे, भेड़, बकरियां आदि जानवर पालने लगे। बिल्कुल, किसान मेरे जल का उपयोग खेतों की सिंचाई हेतु करते हैं। लोग मेरे जल का उपयोग खाना बनाने, पीने, नहाने, धोने आदि विभिन्न कार्यों में करते हैं। किन किन चीज़ों में उपयोग होता है नदी का जल, उसको बताया गया। पशु पक्षी भी मुझसे जल प्राप्त करते हैं।
समय बदलने के साथ ही मुझ पर बांध बनाकर नहरें निकाली गई और इन नहरों के माध्यम से दूर दूर के खेत खलिहानों की सिंचाई होने लगी। तो यह रहा नदियों का क्या उपयोग है हमारे जीवन में। अब आइए हम लोग और भी जानते हैं कि बदलते समय के साथ नदी की वर्तमान स्थिति क्या हो गई। तो यह भी जो संघर्ष लिखा गया है तीसरे पॉइंट में कि उपयोगिता और संघर्ष, तो कौन कौन सी परेशानियां नदी अब झेल रही है, वर्तमान में क्या स्थिति है। जन कल्याण अर्थात लोगों की भलाई करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरे जीवन मतलब नदियों के जीवन का उद्देश्य। परंतु जब कभी अधिक वर्षा होने के कारण मेरा जल स्तर बढ़ जाता है तो मेरे द्वारा ही लोगों का विनाश होता है। आप जानते हैं जब अधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे पास पड़ोस के घर इत्यादि डूब जाते हैं। मेरे किनारे पर बसे हुए गांव व नगर, खेत व पशु सब बाढ़ में बह जाते हैं। यह तो आप जानते ही हैं। मुझे तब बहुत दुख होता है, परंतु प्रकृति और नियत के आगे मैं विवश हूँ। नियत अर्थात भाग्य। आगे नदी कहती है कि वह कभी नहीं चाहती, चूंकि लोग उसे माँ कहते हैं। माँ जो है वो अपने बच्चों के विनाश को कभी नहीं चाहेगी, उनको कभी नष्ट नहीं करना चाहेगी। लेकिन भाग्य के आगे और प्रकृति के आगे नदी भी विवश है, क्योंकि वर्षा अधिक होने पर उसमें पानी बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे पास पड़ोस के क्षेत्रों में विनाश होता है। अब तो प्रदूषण ने मेरे स्वास्थ्य व सौंदर्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। अब तो प्रदूषण मेरे स्वास्थ्य व सौंदर्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। कारखानों का दूषित पानी, कचरा व प्लास्टिक मुझ में फेंका जा रहा है। शहरों और नगरों की गंदगी मुझ में प्रवाहित की जा रही है। इसके कारण मैंने असंख्य जल जीवों को मरते तथा अपना जल पीने वाले लोगों को रोगग्रस्त होते देखा है। यहाँ पे नदी बता रही कि वर्तमान में क्या हालत है। वर्तमान में हालत यह है कि नदी प्रदूषित हो गई है, उसका वह स्वच्छ निर्मल जो पानी था वह गंदा हो चुका है। कारण यह है कि कल कारखानों का जो गंदा पानी है, दूषित पानी है, विषैला जहरीला पानी, रासायनिक पानी है, उसकी जो गंदगी है, प्लास्टिक है, वह सब उसमें फेंका जा रहा है। शहरों की जो गंदगी है वह भी उसमें फेंका जा रहा है। लोग जानवर उसमें नहला रहे हैं। इसके कारण उसका पानी गंदा हो गया है और उसके भीतर रहने वाले जो बहुत सारे जीव हैं वे सभी जीव मर रहे हैं। और जो लोग नदी का पानी अमृत समझकर पिया करते थे, अब पीते हैं तो उनके प्राण चले जाते हैं, क्योंकि उससे वे रोगग्रस्त हो जाते हैं, रोगों के शिकार हो जाते हैं। अंत में चलते हैं उपसंहार, संक्षेप में निष्कर्ष। मतलब इस अंत वाले का मतलब जो आपका उपसंहार कहलाता है उसका अर्थ यही होता है कि अब नदी अंत में लोगों को क्या संदेश देना चाहती, क्या मैसेज देना चाहती है, क्या कुछ कहना चाहती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि भगवान मनुष्य को सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि दे। किस लिए अच्छी बुद्धि दे? जिससे वह मेरे स्वच्छ निर्मल पावन जल को दूषित न करे। नदी यह चाहती है कि भगवान मनुष्य को अच्छी बुद्धि दे, जिससे वह उसके साफ सुथरे पवित्र पानी को, जिसे लोग अमृत समझकर पिया करते थे, खेतों की सिंचाई करते थे, उसे वह गंदा न करे, अपना स्वार्थ मनुष्य छोड़ दे। वह मेरे जल को साफ रखने में अपनी भूमिका निभाए, साथ ही साथ में नदी का महत्व समझे, उसके जल का महत्व समझ करके उसके पानी को साफ रखने का भरपूर प्रयास करे। यदि मानव सचेत न, अब चेतावनी क्या दे रही नदी, यदि मानव सचेत नहीं हुआ, सचेत मतलब सावधान जागरूक नहीं हुआ, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरा नीर मतलब पानी, जल, नीर ही सूख जाएगा। वरना वह दिन दूर नहीं जब प्रकृति में हाहाकार मच जाएगा और जनजीवन नष्ट हो जाएगा। आगे नदी सावधान करती है स्वार्थी मनुष्यों को, जो अपने स्वार्थ के कारण विकास ही
को महत्व दे रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, उनको वह सावधान करती, चेतावनी देती है कि अगर अभी भी नहीं समझे तो एक दिन ऐसा आएगा कि नदी का पानी सूख जाएगा, और जब वह दिन आएगा तो प्रकृति में हाहाकार मच जाएगा, अर्थात बचाओ बचाओ की चीख पुकार होगी, और धरती का जितना भी जीवन है, जीव जंतु प्राणी हैं, सभी नष्ट हो जाएंगे। आगे नदी कहती है, कवि पंत ने ठीक ही लिखा, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा हुआ है संघर्षों के बारे में कि यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। जिसका अर्थ होता है, अर्थात क्या, मानव जीवन में हंसी और रुलाई, हंसी और खुशी, यह दोनों आते जाते रहते हैं। जैसे सवेरा होता है, शाम होती है, फिर सवेरा हो जाता है, यह मिलने और बिछड़ने का क्रम इसी तरह चलता रहता है। इसी तरह से जीवन में सुख और दुख हमेशा आते रहते हैं। इस तरह सुख दुख में हंसते रोते मानव जीवन में आगे बढ़ता रहता है। सुख की हंसी और दुख की रुलाई दोनों मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, अर्थात सुख में उसे खुश होना चाहिए, दुख में उसकी आंखों से आंसू निकलने चाहिए। यह मानव की प्रकृति है। यही हंसना रोना तो वास्तव में मानव का जीवन है, या यही दुनिया का शाश्वत सत्य है। आगे नदी कहती है, अच्छा चलती हूँ, राम राम। इस तरह से हमारा यह निबंध पूरा हुआ। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।